like short course on social innovation and social enterprise, whether it is art appreciation and research ethics, and at Indira Gandhi National Center for Art and Culture, Ministry of Culture, Government of India, or professional photography workshop. Each program received a positive response from the students and were a huge success. It is our privilege to organize this program as due to COVID-19 pandemic, no activity could take place. But now we restart ourselves and are going to initiate many programs in the near future. And this is our second program after our orientation program on the topic career in the field of education. Now, I would like to invite Honorable Principal Sir Dr. Ramesh Kumar Mishra, Shamlal College Evening, to share his thoughts with all of us. Welcome, sir. Please. थैंक यू केशव, थैंक यू रितेश. आई एम ऑडिबल? आप मेरी आवाज जा रही है आप तक? Yes, sir. You are audible. Sir. Okay, thank you. So I'm quite happy to see my known faces here on our screen, and really before you start, would happily and heartily wish to extend my warm thanks to Dr. Ritesh, who has been taking constant pain to interact with students, organize events, and keep things doing something innovative, something inspiring. So I don't hesitate if I say he is one of our role model teachers. The teacher who not only teach it, but to keep them busy, who keep them engaged, who keep them trained, who keep them skilled, who keep them vocationalized. And the purpose of education is to not only to impart information, perhaps to make them self-dependent, not just to produce graduates and get their name registered in employment exchange and add in the employment exchange, the unemployment list. This is not. The expectation is to empower them. Educational empowerment, as my friend said, it was empowerment. To stand on feet and allow others to stand on their field in different fields, in different vocations, different training, different हुनर. ये जो हुनर है, हुनर की शिक्षा जो है, हुनर का विकास जो है, ये आज से नहीं, हमारे गांधी जी के जमाने से जो गांधी की जो बुनियादी तालीम थी, वो तालीम भी थी जो गांधी जी ने कहा था कि हमें केवल शिक्षित रोजगारों की फौज नहीं खड़ी करनी है, डिग्री धारक नहीं खड़ा करना है, बल्कि हमें अपने पैरों पे खड़ा एक ऐसा कैडर तैयार करना है जो खुद को संभाले और दूसरों को संभालने में सहारा दे. और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति भी संभवतः उसी हुनर को, उसी तालीम को, उसी स्किल को, उसी वोकेशनलाइजेशन की बात करता है. और हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी की कोर कमेटी बनाई है, और कोर कमेटी को जिम्मा दिया गया है कि ये आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कैसे वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे, ताकि एक बेरोजगार युवक की जगह पे एक रोजगारोन्मुखी युवक को तैयार करेंगे जो और लोगों को भी मदद करेगा. रोजगारोन्मुखी शिक्षा भी पैदा करेगा. तो अभी हम तमाम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और सबसे सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच एक देश के जाने माने वरिष्ठ, अनुभवी और खुद ही इस विधा में एक विशिष्ट महारत हासिल किए हुए सतवीर बरवाल साहब हैं, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, मुख्य वक्ता हैं, और हमारे पूरे कार्यक्रम की शोभा
बढ़ाने के लिए हमारे बीच आए हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। सर, जहां तक अब मैं क्या तारीफ करूं, तारीफ करेंगे आप कहेंगे तो आप कब तारीफ कर रहे हैं। सर, तारीफ के काबिल के कुछ न कुछ तो बताना ही पड़ेगा। सर, आपने केवल पढ़ाया नहीं है, लोगों को पढ़ने की कला सिखाई है, शोध करने की विधा बताई है। आपने लोगों को, चाहे वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल्स हों, जाके आपने एक अच्छे जौहरी की तरह हीरो को पहचाना है और उनको उनके लायक, उनके काबिलियत के हिसाब से उनको स्थान दिया है। तो सर, हमारे कॉलेज में आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंसिपल डेस्क से मैं आपका हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं सर कि आप हमारे पास आए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे बच्चों का ज्ञान वर्धन करेंगे, उनकी स्किल को डेवलप करेंगे, उनको शार्प करेंगे और निश्चित तौर पे आज के इस संगोष्ठी से, इस मिलन समारोह से, इस इंटरेक्शन सेशन से हमारे बच्चे लाभान्वित होंगे। और मैं अपने स्किल डेवलपमेंट के जो कन्वीनर हमारे हैं डॉक्टर रितेश भारद्वाज, उनसे मैं एक विशेष आग्रह करना चाहूँगा। जी सर, जी सर। अभी हम ऑनलाइन मिल रहे हैं। जी सर। जैसे कॉलेज खुलता है ऑफलाइन मोड पे, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सतवीर बरवाल साहब को एक बार आप कॉलेज में लाएं ताकि एक ही साथ बहुत सारे बच्चे इनके अनुभव से लाभान्वित हो सके। डेफिनेटली सर। बरवाल साहब, मैं थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। यू हैव सेड लॉट ऑफ अबाउट मी। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। सर, आपका इंतजार रहेगा और जब कॉलेज खुलेगा सर, अपने बहुमूल्य वक्त में से थोड़ा निकाल कर हमें हमारे बच्चों को ले दीजिएगा, ताकि यहाँ पर थोड़े से बच्चे हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चे आपके ज्ञान से लाभान्वित हो पाएंगे। और मैं तो रितेश से भी कहूँगा कि आप अपने स्किल डेवलपमेंट के जो एक्टिविटी करते हैं, केवल लेक्चर से नहीं, लेक्चर के कमरे से बाहर ले जाकर के एक हुनर का प्रयोगशाला शुरू करें। एक मेरे पास प्रोग्राम बना के दें आप, मैं कोशिश करूंगा कहीं पर हमारा कार्यशाला हो। हुनर की जो ट्रेनिंग होती है बातों से नहीं होती, काम से होता है। बिल्कुल। और काम तो कार्यशाला में होता है। जी, चाहे पुस्तकालय में होती है, बिल्कुल सर, पुस्तकों के साथ होता है, या महाविद्यालय में होता है, तो कार्यशाला में होगा। तो कार्यशाला हो जिसकी, जैसे आपका जिस हुनर के साथ होंगे, उस हुनर के टूल होते हैं, किट्स होते हैं, उस हुनर के अपने इक्विपमेंट्स होते हैं, उस हुनर के जानकार होते हैं। तो एक इसको वर्किंग ग्रुप बनाया जाए और उस वर्किंग ग्रुप के माध्यम से हुनर को सिखाया जाए, ताकि हम एक कोरा ग्रेजुएट पैदा करना बेहतर है, एक हुनरमंद ग्रेजुएट, चाहे वो स्टूडेंट में जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चे हो, लड़कियां हो, हम एक हुनरमंद लिखें, ताकि जब जाए वो तो उनके पास इतना हुनर हो कि जब तक नौकरी ना मिले या नौकरी जैसी भी हालत हो रही है उसमें संभावना कम लगती है, तो वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, दूसरों को भी खड़े होने में मदद कर सकें। तो साथ ही हाथ बढ़ाने वाली जो प्रोग्राम है, हर व्यक्ति को हाथ इतना मजबूत कीजिए, हुनर इतना मजबूत कीजिए कि वो दूसरे साथी को भी हाथ बढ़ा सके और अगले को भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहारा बनने में सहायक हो सके। मैं इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से आपका और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, मुख्य वक्ता हैं, सतवीर बरवाल साहब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और हमारे यहाँ आए हैं, इसके मैं इनके धन्यवाद देता हूं सर। और आने कॉलेज खोलने के बाद आगे आने का आपको आज ही स्टैंडिंग इन्विटेशन एज ए प्रिंसिपल ऑफर करता हूं। Thank you very much, and surely I will be there. I will not miss the opportunity, right, sir? We will be waiting for sir. We will be waiting for your kind presence, benign presence in our college to address our young united minds. Sure, sir. With these
with these words, in short, I would like to bind up my words, and with this, I request Ritesh Bhardwaj to continue with this innovative program, a work-oriented, a work-centric program, a skill-centric program, and wish you grand good wishes and good luck. Thank you Ritesh, so. Thank you for so much, sir. Thank you so giving me much for your chance to kind speak words with you. and some valuable suggestion. Sir, as far as the situation will become normal, I shall definitely try to establish Please, some tangible workshop, which will definitely please. help in a tangible form to every student. सर बस केवल हम स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। स्थिति के सामान्य होते ही हम अपनी गतिविधियां और अपनी कार्यशाला को हाँ, व्यक्तिगत रूप से हाँ, जी सर, इसको स्किल सेंट्रिक जी, बनाना है रितेश, बिल्कुल सर, बिल्कुल बियॉन्ड बुक्स एंड लेक्चर्स. डेफिनेटली Okay, डेफिनेटली thank you, सर, sir. थैंक यू सर, थैंक यू Thank वेरी you, मच Ritesh. सर। Thank you, very much. Tanvir sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. And it is quite possible to modify it in a workshop mode. So workshop का जब भी मौका मिलेगा तो I'll be there, sir. जी Surely. जी जी, हमें इंतजार रहेगा थैंक सर. यू, थैंक यू रितेश. थैंक यू सर, थैंक यू। केशव, लेट्स go ahead. Thank you so much, Principal Sir, for your wonderful words that have really inspired all of us regarding education. Thank you, sir. Friends, now I would like to tell you that we have a very special guest. In today's program, Dr. Satvir Singh Barwal, and Principal Sir has rightly said that Sir ने पढ़ना तो सिखाया ही है, साथ में पढ़ने की कला सिखाई है. So, Sir has been with the experience of teaching of 21 years, and Sir is a part of selection committees at KVS, that is Kendriya Vidyalaya Sangathan, DAV, and many colleges. Sir has been is part of B.Ed admission for past 13 years. He is a deputy coordinator evaluation at Delhi University and is also coordinator of IGNOU Study Center. Sir is a nodal officer at RTI and a PIU for past 14 years. Sir is a coordinator at RUSA, that is Rashtriya Uchtar Shiksha Abhiyan, and he is the also co-editor of Shiksha Darshan magazine. And Sir has published 19 articles on education and many paper presentations. Sir is a life member of IIPA, NBT, AIA for educational research purposes, and the list goes on for Sir's academic achievements. Now I would like to invite Barwal Sir to enlighten all of us about the topic, that is career in the field of education. Please, sir. Thank you very much. Am I audible? Yes sir, Yes, sir. yes, Am I audible? yes sir, you're audible sir. Thank you very much for your words or the praise or the principals has said a lot of about me. I do not deserve so much. Anyway, we come to the state way, and I'm thankful to the group and Dr. Bharadwaj also for inviting me on this occasion. Now I will, because as I have been asked about to the career in the field of education, and जो इसमें मेरा जो सुझाव है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि नॉलेज इज पावर. और जब हम एक लिबरल कॉलेज से एक प्रोफेशनल स्ट्रीम में आते हैं तो हमारा जो स्टाइल है वो बदल जाता है. जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम लिबरल कोर्सेज में हैं तो हम वहाँ बहुत सारी नॉलेज ज्ञान जो है उसको प्राप्त करते हैं. लेकिन जब हम टीचिंग लाइन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, या हम ये हमारी चॉइस होती है कि हम एक ऐसा प्रोफेशन, एक नोबल प्रोफेशन जिसको हम जिसमें हम जाना चाहते हैं, जो हमारी इच्छा भी होती है, तो उसमें ये जरूरी हो जाता है कि हमारा जो पार्ट एंड पार्शल है, या जो हमारी एक समझ है, वो ज्ञान को व्हाट इज नॉलेज से लेके एंड हाउ टू ट्रांसमिशन दैट नॉलेज टू द लर्नर्स. जब आप एक अध्यापक बनने की प्रक्रिया में होते हैं तो आपको कैसे पे जाना पड़ता है, हाउ. और जब व्हेन वी एड्रेस द क्वेश्चन हाउ,
then definitely we involve some kind of process, यानी कि हाउ में जो है प्रोसेस छुपा हुआ है। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें उसमें कि जब हम हाउ की बात करते हैं तो वी हैव टू एक्सप्लेन द मेथोडोलॉजी। तो ये एक बड़ा अंतर आता है कि जब हम एक सिंपल ग्रेजुएट से एक बीएड कोर्स में या आफ्टर 12th के बाद में, मैं इसको एक थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लूंगा और मैं ये बताना चाहूंगा कि पहला तो ये है कि जो कैरियर इन टीचिंग वो फ्रॉम प्री प्राइमरी से लेके और आपका हायर एजुकेशन यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर तक, फिर मैं आपको केवल जो स्कूलिंग की स्कूल सिस्टम है वहां तक आपको बताने की कोशिश करूंगा। और मेरा ये मानना है कि ये सबसे अच्छा प्रोफेशनल नोबल प्रोफेशन है जिसमें कि आप बहुत अपने विचारों से एक समाज में बदलाव ला सकते हो, जो एक आपकी समझ बनती है उसके अनुसार। और जब आप क्लासरूम में होते हो तो आप पूरे एक इंडिपेंडेंट होते हैं और आपके हाथ में या आप जिनको ट्रेन करते हैं या जिनको फ्यूचर नागरिक या भविष्य के नागरिक तैयार करते हैं, वो केवल इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपकी ज्ञान, सोच, समझ क्या है। और इसी तरह से कहते हैं कि जो एक अध्यापक होता है वो राष्ट्र निर्माण का काम करता है। तो विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन नाउ अब हम इसको थोड़ा देखेंगे कि ये कहाँ से शुरू होते हैं हमारे, उसके इससे संबंधित जो कोर्सेज हैं वो कहाँ है, कहाँ हमें अपॉर्चुनिटी है। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ और ये मेरा एक लाइफ में एक लाइन भी रही है कि अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज देयर एंड इट इज अस और वी क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। जब हम क्रिएट द अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो इट मींस वी प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब आर देयर ऑलवेज। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे जैसे आप एक सीढ़ी को देखिए कि जब भी हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो उससे ऊपर वाली सीढ़ी हमेशा खाली होती है। इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज आर देयर एंड हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ to capture that opportunity, to prepare yourself for that opportunity, it is up to you। तो ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि हम किस तरह से उसकी तैयारी करते हैं या जो हमने गोल निर्धारित किए हैं या जो हमारी चॉइसेस हैं उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं। तो जब स्कूल सिस्टम को हम 3 भागों में बांटते हैं और उसमें इसी तरह से टीचर्स हैं। जैसे कि हम प्री प्राइमरी की बात करते हैं तो प्री प्राइमरी से एक सफर शुरू होता है एक अध्यापक का, और उसमें हम पहली क्लास से पहले जो हमारे एलकेजी और यूकेजी की जो क्लासेस होती हैं उससे पहले वाली, जिसके आजकल एडमिशन अभी शुरू हुए हैं पहली क्लास से पहले और फर्स्ट क्लास में। तो ये जो प्री प्राइमरी है ये अभी आज की डेट में काफी पॉपुलर है और इसमें जो एक डिप्लोमा है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट या उसकी जानकारी या उसकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है, जो 12वीं क्लास के बाद में या कभी भी उस डिप्लोमा को किया जा सकता है। इग्नो वो डिप्लोमा कराती है और बहुत सारे कॉलेजेस में भी इस तरह के ये डिप्लोमा है। ये DECE नाम से डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। और इसे करने के बाद में आप जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक सक्षम टीचर हो जाते हैं। इसके बाद जो दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है वो आती है हमारे पास में ये 12th के बाद में, जब हम ये बहुत सारी हमारी कंपल्शंस होते हैं या हमारी बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, तो या हम कैरियर जल्दी शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हमारे पास JBT है और दिल्ली में इसका काफी स्कोप है। और इसकी एक अच्छा ये है कि जो JBT है आफ्टर क्लास 12th ये मेरिट बेस है, यानी कि जो मार्क्स आपके 12th क्लास में आते हैं उसी के आधार पर आपका एडमिशन होता है और 2 साल का ये कोर्स है। लेकिन इसके साथ ये भी होता है कि क्योंकि ये खुद में एक डिप्लोमा कोर्स है तो इसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो
जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है वो भी कर लेते हैं। आप ये ध्यान में रखिए कि 2 डिग्री आप साथ नहीं कर सकते, लेकिन एक डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। वो मैं क्यों बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आपकी 2 साल की जो जेबीटी जैसे ही आप करते हो, कोर्स पूरा करते हो, उसके बाद में आपका 3rd ईयर यानी कि नेक्स्ट ईयर जो है आप अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी कर लेते हो। तो इसके लिए अब जो ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल जेबीटी और डीएलडी इस तरह के जो डिप्लोमा के उनके लिए जो प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है कि पहली क्लास से और 5वीं क्लास तक के जो स्टूडेंट है, जो उसमें जहाँ अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी ये जो है प्रोवाइड है, अवेलेबल है। जो लोग चाहते हैं कि भी उसके बाद में हम ये कोर्स कर लें, और क्योंकि ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है तो नेचुरली इसमें जॉब के भी चांसेस जल्दी होते हैं, और मेरा ये मानना है कि जो इसके बाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी मिलती हैं। लेकिन अभी कुछ कुछ पहले तो ये केवल कंपलसरी था, केवल जो जेबीटी और जो इस तरह की प्राइमरी एजुकेशन को ज्वाइन करेंगे। लेकिन लास्ट 2 इयर्स में ये हुआ है कि जो बीएड है और बीएलएड है वो भी प्राइमरी एजुकेशन में एज ए टीचर अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। तो जो दूसरा जो हमारा तीसरा जो स्टेप है वो है कि हम जो सेकेंडरी लेवल के टीचर्स हैं, यानी कि 6ठी क्लास से लेके और 10वीं क्लास तक के टीचर्स हैं, इनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट है, और 50% एक ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और उसके बाद में अब जो बीएड है वो 2 साल का कोर्स है, 2 साल का रेगुलर कोर्स है। इसे करने के बाद में आप 6ठी क्लास से और 10वीं क्लास तक के में अपना एज ए टीचर किसी भी सब्जेक्ट के हों, आप अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जो सीनियर सेकेंडरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अधिकतर लोगों को ये बात नहीं पता चलती है कि जो जितना ये जो सीनियर सेकेंडरी है 11वीं 12वीं पढ़ाने के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, यानी कि आप किसी भी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें पीजी होना चाहिए। उसके बाद अच्छा इसमें 2 तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। पहली एंट्री है कि आपने बीएड कर लिया है, बीएड एक बार ही करते हैं। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो अगर एमए बाद में करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और पहले करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएड मींस बीएड, वो आप अगर पीजीटी बनते हैं तब भी आपको बीएड वही काम आती है, और जब आप टीजीटी रहते हैं तो भी आपके काम आती है, और अगर आप प्राइमरी में जाते हैं तब भी बीएड आपके काम आती है। तो मैं अभी बता रहा था आपको कि जैसे सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो टीचर्स हैं, जो पीजीटी जिनको हम बोलते हैं, और उनके लिए पीजी होना जरूरी है अपने सब्जेक्ट में। इसके साथ 2 तरीके से मैंने बताया कि 2 एंट्री हैं। एक वो लोग हैं जो पहली कैटेगरी में जो 10वीं क्लास से लेके और एमए तक जिनका थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहता है, ऐसे ब्राइट स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो डायरेक्ट पीजीटी के लिए जा सकते हैं और उनको जॉब मिल जाती है। जॉब में जब वो आ जाते हैं तो वो डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद इन 3 इयर्स वो बीएड कराएं, और डिपार्टमेंटल बीएड की एससीईआरटी कराती है, और ऐसे ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे वो बीएड कर सकते हैं। तो एक बड़ा क्लियर है। दूसरा क्या है कि जो सीनियर पीजीटीज हैं उनको सीटेट एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं होती है। तो पीजी के बाद में ये एक बड़ा ओपन स्पेस मिलता है कि वो बीएड भी नहीं है तो भी टीचर बन सकते हैं, सीटेट नहीं है तो भी टीचर बन सकते हैं। कंडीशन सिर्फ ये है कि उनका 10th क्लास से लेकर एमए तक पोस्ट फर्स्ट क्लास होना चाहिए, यानी कि 60% से ऊपर नंबर होने चाहिए। अब मान लो कहीं भी 10वीं से लेकर पीजी तक आपका कहीं अगर फर्स्ट क्लास नहीं है तो उस स्थिति में आप बीएड करें, और बीएड करने के बाद में फिर सिर्फ आपको बीएड करना है 2 साल का, और फिर आपको पीजीटी के लिए जरूरत नहीं है आपको सीटेट पास करने की। अब मैं ये बता देता हूँ कि जो आपका प्री प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी टीचर है और टीजीटी, इन तीनों के लिए सीटेट पास करना जरूरी है। जब आप बीएड कर लेते हैं
जब आप जेबीटी कर लेते हैं, जब आप डीईसी डिप्लोमा कर लेते हैं, तो उसके बाद में सीटेट आप एग्जाम है जो पास करना होता है, और वो कंपलसरी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो मैंडेटरी है। तो इस तरह से आप जो है इन तीनों एरिया के अंदर आप अपना भविष्य शुरू कैरियर अपना जो है शुरू कर सकते हैं। एक और है इसमें जो 12वीं क्लास के बाद में कोर्स है जिसको हम बीएलएड बोलते हैं, बीए इन एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना। ये ग्रेजुएट कोर्स है, इसके साथ और कोई कोर्स आप नहीं कर सकते। ये 12वीं के बाद 4 साल का कोर्स है, और इसमें आपको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन है, यानी कि पहली क्लास से 8वीं क्लास तक। लेकिन ये बेसिकली जो है प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है। इसमें बड़े फायदे हैं आपको। एक तो ये है कि ये 4 साल का डिग्री कोर्स है। इसका एक नुकसान भी है कि इसमें आप टीजीटी नहीं बनते, और जब आप एमए कर लेते हो तो आप उसके आधार पर पीजीटी बन सकते हो, टीजीटी नहीं बन सकते हैं। आप प्राइमरी बनते हैं, प्राइमरी टीचर बनते हैं और फिर पीजीटी बनते हैं। एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि बीएलएड जो है वो इस वक्त हायर एजुकेशन के लिए सबसे बढ़िया कोर्स मानता हूं मैं। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम इसमें आप 2 साल जो है वो बचा लेते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको कि जो बच्चे 12वीं के बाद 4 साल का बीएलएड प्रोग्राम करते हैं, वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि उसके बाद में वो बीएड करें 2 साल का, और फिर 2 साल का एमएड करें और नेट क्वालिफाई करें, और वो यूनिवर्सिटी सिस्टम में हायर एजुकेशन में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं कि उसके बाद में आप ग्रेजुएट हुए, फिर आपने 2 साल का बीएड किया, फिर 2 साल का एमएड किया, तो वो और फिर नेट करोगे आप, और फिर पीएचडी तो बाद की बात है, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो हाँ, मैं इसके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जो एक अपॉर्चुनिटी आपको वहाँ टीजीटी वाली नहीं मिलती है, उसमें एक अपॉर्चुनिटी उसको हायर एजुकेशन में जाने की भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उसमें एक नंबर ऑफ इयर्स है वो कम हो जाता है। ये मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये कुछ कोर्सेज है जो मैंने आपको बताए थे, जिसके आधार पर आप अपने आप को इस प्रोफेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। अब दूसरा जो इसका पार्ट है वो ये है कि इसमें आप इसकी तैयारी कैसे करें। जैसे मैंने बताया था कि इसके ये सेकंड स्टेज है, जैसे आप इस प्रोफेशन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया है कि भी आप फिर इसकी तैयारी करेंगे, इसके एंट्रेंस एग्जाम की। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्री प्राइमरी प्राइमरी है, ये जो कोर्सेज हैं ये आपके मेरिट बेस हैं, तो इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा, जो बीएड है आपका, वो एंट्रेंस बेस है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने होते हैं, और उसके बाद में आपका मेरिट के अकॉर्डिंग जो है आपको नंबर मिल जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड के 4 कॉलेजेस हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, वहाँ पे 100 सीट्स हैं, 130 के करीब में। कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, वहाँ भी 130 सीट्स हैं। एसपीएम है, गर्ल्स के लिए है वो केवल, वहाँ पे 50 सीटें हैं अभी, यानी कि अभी एग्जैक्टली जो है 70 के आसपास सीटें हैं। और एक एलआईसी है, लेडी इरविन कॉलेज है, जो होम साइंस बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, ये उनके लिए है, वो केवल होम साइंस के बच्चों के लिए है, जो होम साइंस के बाद बीएड करना चाहते हैं उनके लिए है। तो ये सारे कोर्सेज हैं जहाँ जहाँ पे होते हैं, ये दिल्ली के अंदर है। इसके अलावा आप जामिया में बीएड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको उतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आईपी कॉलेज है, आईपी कॉलेज के बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेज भी हैं, लेकिन आपको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अच्छी तैयारी करें और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्लियर करें, तो यहाँ आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब सेटिस्फेक्शन की और जॉब अपॉर्चुनिटी की। मैं ये नहीं कहता कि बाकी जगह भी है, आप कहीं से भी करें, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड और स्टफ की बात है, इसकी यहाँ पे एक गारंटी है, द वे द दिल्ली यूनिवर्सिटी ट्रेन अवर टीचर्स।
तो उसमें कोई संदेह नहीं है, किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए, ये है। इसके अलावा जो वर्किंग टीचर्स हैं, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी दिल्ली में ये भी है कि जितने वर्किंग टीचर्स हैं और किसी कारण से वो अपने परफॉर्मेंस के बेस पर किसी स्कूल में टीचर लग जाते हैं, तो एक तो वो है जो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास होते हैं और जिनको मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि उनको एक मौका मिलता है कि वो आफ्टर जॉब जो है बीएड कर लेते हैं। एक और अपॉर्चुनिटी है, मैंने ये बताया कि वो एससीईआरटी कराती है उनको, और जो एक और भी है जो कहीं प्राइवेट में कहीं टीचर लग जाते हैं, तो उनको बीएड करना आफ्टर सम टाइम जरूरी है। तो इन दैट केस वो अगर टीचर हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है 2 इयर्स का, तो वो इग्नो से भी बीएड कर सकते हैं, जो कि वर्कशॉप मोड में होती है। तो इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू रेगुलर कोर्सेज। ये यहाँ पे भी उनका 1 ईयर का एक पूरा वर्कशॉप मोड में चलता है। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो अवेलेबल है दिल्ली में। बहुत सारे इस प्रोफेशन के लिए, एक टीचर बनने के लिए बहुत सारे मौके आपको, आप सभी के पास हैं। डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस कहाँ है। दूसरा ये है कि इसकी अब जो क्वेश्चन उठता है कि इसकी तैयारी कैसे करें। इसकी तैयारी में मैं ये कहता हूँ कि जो स्टूडेंट जो है वो 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं जो पार्ट होता है एंट्रेंस एग्जाम का। उसमें आपके जीके बेस्ड क्वेश्चन है, जीके पर आधारित, रीजनिंग पर आधारित, और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो कंटेंट है। और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड में एक या फोर्थ पार्ट है इसका, जिसमें कि आपके 40% जो क्वेश्चन है वो आपके कंटेंट बेस्ड होते हैं। यानी कि जो 10th क्लास तक का जो सिलेबस है, किसी भी स्ट्रीम में आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, या 10th क्लास उसका बेस माना गया है, 12th क्लास में कॉमर्स है, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चंस तैयार होते हैं वो आपके 10th के बेस, यानी कि आप ये मान के चलिए कि 6ठी से 10वीं तक का जो सिलेबस है अप टू 10th क्लास तक का, उस सिलेबस में से ही आपके एंट्रेंस एग्जाम के जो कंटेंट है उसके जो 40% जो पार्ट है वो इस पे तैयार होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और बाकी जो 60% पेपर का हिस्सा है उसमें जीके, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि अगर आप 3rd ईयर में है और या 2nd ईयर में, जब भी आप चाहें तो इन चीजों को देखना शुरू कर दें। तो इसके लिए कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कोई बुक कभी भी रिकमेंड नहीं होती है, क्योंकि ये आज तक कोई बुक ऐसी नहीं है रिकमेंड की हो कि आप इस पर्टिकुलर किताब से तैयारी करेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लें। इसका यह है कि आपको बेसिक नॉलेज है, जो आपने नॉलेज बिल्डअप की है ओवर द इयर्स, उसके आधार पर कंटेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो बड़े आराम से हो जाते हैं। और रीजनिंग का थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। कॉम्प्रिहेंशन जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस है, खास तौर से जैसे आजकल वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही आता है कि जैसे आपको हिंदी और इंग्लिश में चॉइस होती है, आपकी चॉइस है आप हिंदी में करें, आपकी चॉइस है आप इंग्लिश में करें। तो उसमें आपका एक पैसेज टाइप है और उसमें ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें मल्टीपल चॉइसेस भी होती हैं, जिसके आधार पर अपना जवाब आप दे सकते हैं। इसमें आपकी जो टीचिंग स्किल्स हैं पर्टिकुलरली उनका भी टेस्ट हो जाता है। और जो टेस्ट से ये भी कोशिश होती है कि भी इसमें जो इस प्रोफेशन में जो आने का जिनका चॉइस है, उनका एक मन या वो इसके लिए तैयार है, तो उनमें इस तरह की जो मिनिमम स्किल्स है वो है या नहीं है। तो टू सम एक्सटेंट दैट कैन आल्सो बी डायग्नोज थ्रू दिस लिटिल टेस्ट। तो इसी आधार पर आप देखेंगे कि ये एक 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 जर्नी है जो आपकी चॉइस से शुरू होती है, और उसके बाद में आप इसके माध्यम से आपके लिए बहुत सारा जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो अवेलेबल होती हैं, जिसको कि आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, और आई एम प्राउड, वेरी प्राउड टू शेयर विद यू कि हमारे यहाँ जब बीएड के स्टूडेंट आते हैं, मैं अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो उसमें से किसी बच्चे को कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि उन बच्चों को
कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, और वो सीटेट एग्जाम जो बीएड के साथ साथ ही वो सीटेट एग्जाम बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। वो मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि जो सीबीएसई है वो सीटेट के रिजल्ट्स ऑल इंडिया लेवल पे पब्लिश करती है। और ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि नंबर 1 पे जो कॉलेज ऑफ एजुकेशन है 2011 के बाद लगातार टॉप पे बना हुआ है। उसके बाद में जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास है। पहले नंबर पर कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, दूसरे नंबर पर सीआई है, तीसरे नंबर पर एसपीएम है। उसके बाद फिर कहीं जामिया और ये आपका आईपी 10वें 11वें नंबर पर आते हैं। और बहुत सारे स्टेट का जैसे मैं आपको बताऊं, क्वालिटी जब हम टीचर्स की बात करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और आपको समझना चाहिए कि भी हम एक अगर अपनी मेहनत करते हैं तो वो एक अच्छी जगह मेहनत होनी चाहिए। 2011 में जब सीबीएसई ने ये सीटेट का रिजल्ट पहली बार पब्लिश किया था, तो आप ये देखिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोड़ के जो रिजल्ट आया था उसमें पूरा का पूरे नॉर्थ इंडिया में सीटेट में, जैसे अगर एनसीआर को छोड़ दो तो केवल केरला का एक इंस्टीट्यूट था बीएड का जहां से कुछ बच्चे पास हुए थे। अदरवाइज तो नॉर्थ इंडिया में यानी कि आपका यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, इनमें से कोई भी स्टूडेंट जो है वो सीटेट क्लियर नहीं कर पाया था। उसके बाद में धीरे 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 संस्थाओं में अब जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रहा है उसके हिसाब से बाकी स्टेट में भी अब सीटेट एग्जाम को पास करके और एक अच्छे टीचर बनने की एक ट्रेनिंग के टाइम में एक अच्छी ट्रेनिंग आपके पास हो गई। उसके आधार पर जो आपने सीखा है उसका आपने सीटेट दे के अपने आप को प्रूव कर दिया। तो ये है, तो ये मैं बताना क्योंकि आप दिल्ली में ज्यादातर बच्चे हैं और एक बहुत अच्छा कैरियर और प्रोफेशन जो है वो दिल्ली में ही ढूंढते हैं। तो मेरा है कि जब आपके अगल बगल में इतने सारे संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से एक अपना कैरियर जो है इसमें आप शुरू कर सकते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल है आज के टाइम में। और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज हमेशा ही रहेंगी, इसमें कभी क्राइसिस नहीं आता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो जब तक समाज है, जब तक उस समाज में हमें टीचर्स की जरूरत होती है, अच्छे टीचर्स की जरूरत होती है जो एक समाज को एक दिशा देने में सक्षम हो। तो इसके बाद मैं चाहूंगा कि जो इस बैकग्राउंड में जो भी आपकी क्वेश्चंस है या जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछेंगे तो मैं जरूर उन सबका जवाब दे पाऊंगा, ऐसा मैं मानता हूँ। रितेश जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के अगर अपने कोई क्वेरीज है तो प्लीज वन बाय वन किसी का अगर कोई क्वेरी है, सर से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछिए एक एक करके। प्लीज एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करके बात कीजिए आप। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी का कोई क्वेरी है? प्रियंका, हर्ष? सर मेरा एक है क्वेश्चन। प्लीज बात कीजिए बेटा, सर से डायरेक्ट पूछिए। सर डाइट का एक एग्जाम होता है, ये क्या है आप बताएंगे जरा? डाइट का एग्जाम मैं समझा नहीं, क्योंकि डाइट में जो आपकी एंट्री है वो मेरिट बेस है, मेरिट के आधार पर है। यानी कि 12वीं में जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उसी आधार पर आपका डिसाइड होता है कि आपका डाइट में एडमिशन होगा नहीं होगा। जैसे जेबीटी, डाइट मीन्स जेबीटी। और आपको, हाँ, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ 10-11 जेबीटी हैं, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो काफी इसमें अपॉर्चुनिटी रहती है एक मेरिट की। और इसमें जो डिफेंस कॉलोनी जो आपकी एससीईआरटी है वो सारा ये काम देखती है। एनीवन एल्स? आप लोग अभी मीटिंग कोई क्विट मत कीजिएगा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। पहले आप लोग अपने क्वेरीज पूछ लीजिए सर से। एनीवन एल्स? किसी और का कोई प्रश्न? प्लीज बेटा अपना नाम बोल के सर से बात कीजिए। सर मैं नितिन बोल रहा हूँ। सर मेरे को ये पूछना था, बीएड करने के बाद अगर सीटेट किया जाता है तो वो कितने इयर्स के लिए होता है सीटेट?
वो 7 इयर्स तक वैलिड मानते हैं उसको, और पहले 3 साल के लिए था, और अभी उसको बार बार करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो वैलिड रहता है ये 3 to 7 इयर्स में। ओके सर। Anyone else? Sir, I have a question. Please, Sir, please if continue. I am doing a foreign language, so it is necessary to do B.Ed or not? ये डिपेंड करता है कि जैसे बहुत सारे जो आपके पब्लिक स्कूल्स हैं वो शायद बीएड को इग्नोर करते हैं, और जो फॉरेन लैंग्वेजेस में ग्रेजुएट या डिप्लोमा है उनको डायरेक्ट एंट्री देते हैं, क्योंकि कुछ बहुत ही नामी गिरामी स्कूल्स हैं जहाँ पे ये टीचिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उनके लिए बीएड का नहीं है। और दिल्ली स्कूल में फॉरेन लैंग्वेज को लेके भी अभी कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जर्मनी, फ्रांस, इस तरह जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है वो आपके ग्रेजुएशन के बेस पर ही आपका सिलेक्शन हो सकता है पीजी और यूजी के लिए। Okay, thank you, sir. Anyone else? और कोई किसी का क्वेश्चन सर से? सर चैट बॉक्स में भी अनीस चौधरी नाम के स्टूडेंट ने भी एक क्वेश्चन पूछा है। प्लीज बताइए, आप सर से पूछिए बेटा। केशव, जस्ट रीड आउट। जी सर, डिग्री रेगुलर और डिप्लोमा कोर्सेज ओपन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से मतलब दोनों एक साथ कर सकते हैं? देखो, मैंने बड़ा क्लियर किया था कि 2 डिग्री साथ साथ नहीं कर सकते। एक ये क्लियर है, वो कहीं से भी करें, आप ओपन से करें, रेगुलर से करें, 2 डिग्री मीन्स आप 2 डिग्री किसी भी मोड में नहीं कर सकते, चाहे आप ओपन से करें चाहे आप रेगुलर करें। आप 1 डिग्री 1 डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इज इट क्लियर? गुड इवनिंग सर। यस सर, क्लियर सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर अगर हमें पीएचडी करनी है तो सर पीएचडी करने के लिए बीएड करना जरूरी होता है क्या? नहीं। देखो, ऐसा है कि अगर आप 2 तरह से पीएचडी, एक तो जैसे लिबरल कोर्स है, यानी कि आप बीए किया, एमए किया, नेट किया, उस डायरेक्शन में चलेगी, पीएचडी होगी आपकी। लेकिन अगर आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, यानी कि टीचर एजुकेटर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी ये डायरेक्शन हो जाती है। परवीन जी, एम आई राइट? क्लियर हुआ? यस सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। लिबरल कोर्स का मतलब है कि जब आप बीए, एमए अपने ही सब्जेक्ट में कर लेते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं तो वो अलग हट जाता है, लिबरल कोर्स की बजाय प्रोफेशनल कोर्स कहलाता है। जैसे आपने बीएड किया, बीएड के बाद अगर आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। आप अगर हायर एजुकेशन में यानी कि टीचर एजुकेटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बीएड के बाद फिर आपको एमएड करना होगा, नेट करना होगा, ठीक है ना। वहां एमएड करके, नेट करके फिर आप टीचर एजुकेटर बन सकते हैं, यानी कि बीएड कॉलेज में टीचर लग सकते, प्रोफेसर लग सकते हैं आप, ठीक है ना। और उसी फील्ड में अगर आप और आगे एमफिल, पीएचडी भी कर सकते हैं आप। और किसी का कोई क्वेश्चन पूछिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Good evening, sir. This is Priyanka Verma here. Sir, my question is, after age of 30, if a person is doing B.Ed, so sir, there are so many age limits on so many jobs in the university itself. So is there any job that has no age limit? Like they can do it after 35? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। Yes, sir, because they end up doing private jobs after doing B.Ed and so many struggles in their life. नहीं, मैं बताता हूँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया और मैं जो आप कहना चाह रही हैं उसको भी अच्छी तरह समझ रहा हूँ। प्रियंका, एक तो ये ध्यान रखिए कि जो हमारी एज लिमिट है वो प्राइमरी टीचर्स तक है, और जिसमें 25 से 29 साल है, ठीक है ना, 27-29 साल है। इसके बाद जो हमारे टीजीटी, पीजीटी है उनका 35 साल तक है, महिलाओं के लिए 40 साल तक है, और यूनिवर्सिटी में कोई एज लिमिट नहीं है। ओके सर, है ना। तो अगर 35 साल में भी है, महिला है, तो अगर वो 40 साल की भी है तो स्कूल में टीचर लग सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि टीजीटी और पीजीटी बन सकती हैं। प्राइमरी के लिए एज लिमिट है, जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनके लिए एज लिमिट है। ओके सर, थैंक यू सर। इसमें कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल दोबारा भी पूछ सकते हैं, अगर कहीं भी आपको लगे कि ये क्लियर नहीं हुआ है।
एनीवन एल्स? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है सर से। प्लीज मैम, प्लीज। हाँ जी, नमस्कार सर। सर मैं हाँ नमस्कार सर, मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से ईरा भारद्वाज बोल रही हूँ। हाँ मैं जी, हाँ जी। फैकल्टी हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि जो बीएलएड है वो बीएड के इक्विवेलेंट है? बीएलएड जो है वो बीए के इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है। ठीक है ना, ये क्योंकि बीए एक लिबरल कोर्स है और बीएलएड एक प्रोफेशनल कोर्स है। सर जैसा कि आपने अभी पहले बताया था कि जो प्राइमरी टीचर्स के लिए बीएलएड मस्ट है और पीजीटी के लिए बीएलएड हाँ हाँ जरूरी है। बताइए। तो सर टीजीटी लेवल के लिए फिर बीएलएड आपने बोला था कि उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती, बीएलएड जो डिग्री है वो हाँ टीजीटी टीचर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, ये जो मैं थोड़ा बता दूं क्योंकि मैं इसी डिपार्टमेंट से ही हूँ। तो ये जो बीएलएड का जो कोर्स डिजाइन किया था ये केवल प्राइमरी टीचर्स के लिए था। और एक जो कॉन्सेप्ट है वो है एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है हम उसको पहली क्लास से 8वीं क्लास तक लेते हैं। हाँ जी। तो ये अज्यूम किया गया, ये माना गया कि जो बीएलएड करेंगे उनको पहली क्लास से और 8वीं क्लास तक पढ़ाने का मौका मिलेगा। ठीक है ना, तो 6ठी से 8वीं उसमें इंक्लूड हो जाती है। लेकिन ये क्योंकि इसको बाद में केवल एलिमेंट्री यानी कि नाम ही इसका एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री का मतलब पहली से 8वीं क्लास तक है। को अभी तक इसमें क्लैरिटी नहीं है कि एक अपॉर्चुनिटी जो है वो इनको टीजीटी पढ़ाने की मिले। लेकिन इसमें एक अपॉर्चुनिटी कोर्स में ये है कि इसमें जो कुछ जो है वो लिबरल कोर्सेज के पढ़ाए जाते हैं बीएलएड के साथ साथ। जो लिबरल कोर्स में पढ़ाए जाते हैं उन्हीं कोर्सेज में स्टूडेंट जो है वो एमए कर सकता है। अच्छा सर। हाँ, तो लेकिन वहाँ दूसरे तरह की प्रॉब्लम आती है, मैं क्लियर कर दूं ताकि कोई गलत स्टेप ना ले। बीएड के बाद आप बीएड नहीं कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना, लेकिन एमए के बाद बीएड कर सकते हैं। हाँ जी सर। है ना, तो ये बहुत सारे डाउट्स हैं और ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि बीएलएड के बाद आप बीएड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर पीजी किया है तो आप फिर बीएड कर सकते हैं। बीए के बेस पर नहीं मिलेगा आपको, ये है। ठीक है सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ केशव, बस एक मिनट बेटा, प्लीज कोई भी स्टूडेंट मीटिंग छोड़ के नहीं जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। जैसे ही सर हम हर एक वीक में से क्विट करेंगे उसके बाद मुझे बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, आप लोग जुड़े रहिएगा प्लीज। केशव कंटिन्यू। केशव सर। हाँ यस प्लीज। सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे अगर हम एमए करके नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, हाँ, तो सर फिर बीएड के लिए भी कोई कंडीशन होती है कि हमें मतलब कि नेट से पहले ही वो क्लियर करना है, हम उसके बाद भी करके जा सकते हैं आगे टीचिंग प्रोफेशन में? ये दोनों अलग चीजें हैं। आपने नेट किया तो आपके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू हो गए, है ना। एक तो आप अगर मौका मिलता है तो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाएंगे, और नेट करने के बाद अगर आप बीएड करते हैं तो आप टीचिंग लाइन में आ जाएंगे, और वहां भी आप पीजीटी टीजीटी प्राइमरी तीनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर नेट की वजह से बीएड में? बिल्कुल कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपकी चॉइस बेस है, आपकी चॉइस है ये। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए बच्चों। यस सर, मेरा सवाल है। बेटा स्टेप बाय स्टेप पहले गौरव शर्मा आप पूछ लीजिए। गौरव। यस सर, मैं हिंदी ऑनर्स डिपार्टमेंट से हूँ। सर मेरा एक सवाल है, जैसे हम बीए तो कर रहे हैं और जैसे हम एलएलबी और कोई से स्टेट से करना चाहें और एमए दिल्ली से करना चाहें, हो सकता है ऐसे? नहीं, जो ग्रेजुएट कोर्सेज तो आप नहीं कर सकते, वो वैलिड नहीं। और कोई से स्टेट से? दो डिग्री कहीं से भी करें आप, इंडिया में कहीं से भी करें या बाहर से कहीं करें, वो कंसिडर नहीं की जाती है। दो डिग्री एक साथ नहीं कर सकते आप। हाँ, एक डिग्री और उसके साथ में आप सर्टिफिकेट कोर्स करें या डिप्लोमा। ठीक, थैंक यू। एनीवन एल्स? किसी और? सर मेरा नाम रोहित गोस्वामी है सर। सर जैसे आप बता रहे हो कि सीटेट एक सेंट्रल लेवल टेस्ट है, अगर सेंट्रल लेवल है तो सर उसमें क्या किसी का कोटा चलेगा क्या? जैसे कि सर ओबीसी और जनरल वाले में होता है, बट सीटेट तो सेंट्रल लेवल का है ना, तो उसमें होता है क्या? ये हाँ, अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा रोहित। इसमें ना स्टेट लेवल पे भी होता है और सेंट्रल लेवल पे भी होता है। सर मुझे मालूम है, जैसे कि मैं यूपी तो यूपी टेट होता है। तो दोनों जगह आप कर सकते हैं,
और आप दोनों जगह दोनों के बेस पर एलिजिबल हो जाते हैं। ओके सर, ओके। स्टेट सर्विसेज में भी रहते हैं और उसमें भी रहते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया क्लियर होता है, उसमें कोई ऐसा कैटेगरी बेस जनरलाइजेशन नहीं आता जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है सीटेट का। ओके सर। थैंक यू रोहित। खुशबू, अपना क्वेश्चन पूछिए। खुशबू सर मेरा क्वेश्चन ये था, अगर किसी स्टूडेंट ने 12th तक फिजिकल एजुकेशन की स्टडी की है और ग्रेजुएशन में उसके पास फिजिकल एजुकेशन नहीं है, तो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद फिजिकल एजुकेशन का टीचर बन सकता है? नहीं, फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनने के लिए उनको जो फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहीं से करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका बीपीएड है, एमपीएड है, ये कोर्सेज फिजिकल टीचर के लिए है। और इंदिरा गांधी जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी कॉलेज है जो ये बीपीएड और एमपीएड कराता है, वो एमफिल पीएचडी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में कराया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं फिजिकल एजुकेशन के, फिजिकल टीचर के लिए, पीईटी के लिए। और इसके लिए जो खुशबू शायद तुम ये पूछना चाह रही थी कि अगर आप किसी भी अगर आपने बीए किसी में भी कर लिया है, एमए किसी में भी कर लिया है, उसके बाद अगर आप एमपीएड बीपीएड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 12वीं के बाद में 3 साल का कोर्स है ये, जिसको हम बीए बीपीएड बोलते हैं, बीएससी बीपीएड बोलते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके लिए 2 साल का है। सर अभी मैं वैसे बीए प्रोग्राम हिस्ट्री एंड पॉल साइंस की स्टूडेंट हूँ, मेरे पास फिजिकल एजुकेशन नहीं है, तो मैं आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद फिजिकल एजुकेशन की टीचर बनना चाहती हूँ, तो हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। आप बीपीएड ज्वाइन करें। बीपीएड जो है वो 2 साल का होगा आपके लिए जो ग्रेजुएट है किसी भी डिसिप्लिन में। तो आप जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फिजिकल इंदिरा गांधी फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है वहां से कर सकते हैं, आप अमरावती से कर सकते हैं, और बहुत अच्छे कॉलेज है इसमें, ग्वालियर है, तो ये अच्छे कॉलेज है फिजिकल टीचर पीईटी बनने के लिए। तो उसमें ये स्ट्रीम नहीं आती है कि आपके पास फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट होना चाहिए। आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, आप उसमें कर सकते हैं, जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। किसी और का कोई क्वेश्चन? हेलो, प्लीज पूछिए। मृत्युंजय एक सेकंड, मृत्युंजय वेट करो बेटा, नीतीश को बात करने दो। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं 12th में मैंने मैथ से किया है, 48% है मार्क्स मेरा। हेलो, बोलिए नीतीश, बिल्कुल सुनाइए बेटा। मुझे लगा हाँ सर, 12th में मैंने मैथ से किया है 12th, तो मेरा 48% है, तो आगे किस कोर्स में जाना ठीक रहेगा? नितिन, मुझे लगता है बेटा जस्ट बिकॉज ऑफ एनी टेक कोई सर ऑफ वहां से हो गया, कोई नहीं सर, दोबारा देखिए परसेंटेज कितना है डज नॉट अफेक्ट कैरियर। यस, education does not what marks in your it. Yes. important आपकी कैसी है, आप कितना आपके परफॉर्मेंस कैसा उनके सक्सेस निकाल आगे बहुत जगह जा सकते हैं। देखिए पड़ता है स्पेशली पीजी के बाद। अगर आप हायर एजुकेशन पे जाना जस्ट होल्ड ऑन सर, आपकी वॉइस अभी चेक कर रहा हूँ सिस्टम। Am I audible right now? ब्रेक हो रही System? Am I audible? यस 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 मेरी आवाज आ रही है? यस सर। नीतीश कुछ पूछ रहे थे आप प्लीज। सर मैं ये बोल रहा था, हेलो। हाँ नितिन, सर ने ज्वाइन किया। यस यस। अच्छा सुनिए, सतबीर सर ने मेरे ख्याल से ज्वाइन नहीं कर पाए।
मेन बात मैं ये कहना चाह रहा था नितेश, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप देखिए आप क्या करना चाहते हैं, पर मेन चीज है कि आपका नॉलेज क्लियर होना चाहिए। इफ योर नॉलेज इज क्लियर देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। नीतीश सर प्लीज बेटा, सतबीर सर ने ज्वाइन कर लिया प्लीज। Sir, I want to do stenography course. स्टेनोग्राफी कोर्स तो आप कहीं से भी और कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए 10th के बाद चाहिए, 10th कहीं भी कर सकते हो। बहुत सारे स्टेनोग्राफी के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां से आप कर सकते हो। हेलो नितेश, आप सुन पा रहे हैं? नितेश अपने आप को म्यूट रखिएगा थोड़ा, क्योंकि आपकी तरफ से वॉइस एको करके आ रही थी। हाँ नितेश पूछिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें जॉब की क्या संभावना है? किसमें? स्टेनोग्राफी कोर्स करने के बाद स्टेनोग्राफी CD पे आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है इसमें। और इसके बाद आपको मालूम है कि इसके बाद स्टेनोग्राफी का ही टेस्ट होता है, जिसके बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? गुड इवनिंग सर। मेरा प्लीज बेटा नाम बोल के सर से संबोधित होइए, सर को एड्रेस कीजिए। सर माई सेल्फ शिवांशु एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पोल साइंस। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक हमारा प्रोग्राम होता है BA LLB का। अगर हम BA कर यस सर, अगर हम BA करने के बाद LLB करें तो वो कितने ईयर का प्रोग्राम होगा सर? नहीं, जहां तक मैं समझ पाया हूँ ये आपका जो BA LLB है ये 5 इयर्स का प्रोग्राम है आफ्टर 12th क्लास। यस ठीक है ना। और अगर आप ग्रेजुएट करते हैं तो उसके बाद 3 साल सर वॉइस इज नॉट क्लियर। शिवांशु मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका BA LLB प्रोग्राम है वो आपका 5 इयर्स का प्रोग्राम है, जो के बाद 5 इयर्स का प्रोग्राम है। ठीक है ना। यस सर। और या तो ये कर लीजिए, ये आपके पास मौका है, या आपके पास दूसरा मौका है कि आपने अगर मान लो किसी कारणों से वो नहीं किया तो आप ग्रेजुएशन के बाद में 3 साल का कोर्स है ये जो LLB का है। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? गुड इवनिंग सर, मेरा नाम ओम गुप्ता है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैंने अब्रॉड से असिस्टेंट प्रोफेसर की पढ़ाई कंप्लीट करी है और मैं इंडिया के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए डायरेक्ट एलिजिबल हूँ कि मुझे UGC नेट देना पड़ेगा? देखिए, यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो तो होंगी, लेकिन फॉरेन फैकल्टी के बेस पर भी आपका डायरेक्ट भी हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है नहीं मिलती है। जो बाहर से आते हैं या जिनका काम बहुत अधिक होता है वो एमिनेंस कैटेगरी में आते हैं, तो उनको डायरेक्ट भी मिल सकता है। लेकिन अगर वो थ्रू प्रॉपर चैनल आएंगे तो फिर वहाँ नेट की आवश्यकता है। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये वैसा ही है जैसे कि आप MBBS अगर बाहर से करके आते हैं तो MCI जो है वो एक एग्जाम लेती है, और जब तक उस एग्जाम को आप ब्रेक हो रही है, आप अपने आप को म्यूट करके सुने। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आपको दोनों तरह के मौके होते हैं आपके पास में। एक तो ये है कि अगर आपका बहुत अच्छा वर्क है और एक इंटरनेशनली रेप्यूटेड है तो आपको डायरेक्ट भी ले सकते हैं वो। और दूसरा ये है कि अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आपको UGC नेट करना आता है। एक यहाँ में दूसरा भी पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बच्चे MBBS बाहर से करते हैं और वो बाहर से करके जब MBBS आ जाते हैं तो उनको MCI एक एग्जाम कंडक्ट करती है। वो जब तक वो एग्जाम पास नहीं होता वो तब तक एज ए डॉक्टर काम नहीं कर सकते। प्राइवेट में वो कर सकते हैं, लेकिन कभी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं या हॉस्पिटल्स हैं वहाँ उनका रिक्रूटमेंट तक नहीं होता जब तक कि वो MCI का जो एग्जाम है उसको पास नहीं। ऐसे ही आपका फॉरेन जो फैकल्टी है उसके लिए भी कर देते।
Thank you, Satbir sir. Sandhya Tripathi, please unmute yourself and ask your question. संध्या, अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज प्रश्न पूछिए अपने सर से. Hello. Sir, my name is Rohit Goswami. रोहित, I have a question, sir. हाँ पूछिए. सर मेरा क्वेश्चन है कि नेट और जेआरएफ इज सेम थिंग, और सर क्या नेट हमें कंपलसरी है जेआरएफ के लिए, मतलब नहीं, पहले नहीं, हमें नेट देना पड़े? नहीं, ये आप नेट के लिए अप्लाई करते हैं तो एक केवल आप नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एक आप नेट जेआरएफ दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो उसमें आपका स्कोर डिपेंड करता है कि जो कट ऑफ जाती है वो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं या आप केवल आपने नेट क्वालिफाई किया. ओके सर, ओके. हेलो सर, आई हैव अ क्वेश्चन. हाँ राहुल. हाँ जी सर. सर मैं ये पूछ रहा था सर कि जैसे जो प्राइवेट सेक्टर में सर जो ये कंपनी में एचआर वगैरह होता है सर, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है सर? इसमें आपके पास में जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसमें अच्छे कोर्सेज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हैं, जो इसमें आप डिग्री कोर्स भी है और डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं. सर मैं तो सर वैसे भी इनरोल कर रखा हूँ सर बीए प्रोग्राम में सर, मैथ और हिस्ट्री के साथ में सर मेरा. तो हाँ, तो उसके लिए अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो फिर आपको इस एरिया में भी कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा, या पीजी डिप्लोमा भी अवेलेबल है इसमें. ओके सर, ओके सर. इसके अलावा कोई अदर स्किल तो कोई मतलब जरूरत तो नहीं पड़ती सर, कोई नीड तो नहीं, उसके अलावा उसकी जरूरत नहीं होती, केवल आपको एक डिप्लोमा डिग्री कोर्स चाहिए उसके लिए. सर जो अभी मतलब करंट में कर रहा हूँ सर, इसकी मतलब वैसे कोई है ही नहीं कि मतलब इसका कोई इसी से काम हो जाए मतलब सर? नहीं, इसके साथ आपको अगर ह्यूमन रिसोर्स में जाना है तो एक अलग से आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स चाहिए उसके लिए. ओके सर, ओके. जैसे आप ह्यूमन राइट में जाना चाहते हैं तो ह्यूमन राइट से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड कोर्स हो गया ना ये. तो ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज आर अवेलेबल. इग्नू के पास अगर वेबसाइट पे जाओगे तो बहुत सारे इस तरह के आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज मिलेंगे. तो सर मैं सर इसके साथ तो ऑनलाइन मतलब एक साथ दो डिग्री ले सकता हूँ सर, मतलब कोई एक ओपन से? नहीं, डिग्री तो आप 2 ले ही नहीं सकते, लेकिन आप डिप्लोमा कर सकते हैं. जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स आपका है इसके साथ में आप डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं. तो सर मतलब इसके फॉर्म भी भरे जाते होंगे अभी, तो मतलब मेरे को मिल नहीं सकता ना सर अभी? हाँ, आप ध्यान रखिए, आप इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, सारी चीजें मिल जाएंगी आपकी. ओके सर, ओके. थैंक यू सर. ओके सर, मैं आई? यस दीपक एक सेकंड सर. ओके सर. सतबीर सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. बहुत देर से एक स्टूडेंट ने चैट बॉक्स पे क्वेश्चन डाला है कि सर ये जो बीएड का एंट्रेंस होता है इसका कट ऑफ कितना जाता है, टेंटेटिवली कितना चला जाता है इसका कट ऑफ? हाँ देखिए, ये बहुत ही कॉमन मेरिट नहीं होती है इसमें क्योंकि इसमें आपका SC, ST, OBC, EWS और उसके साथ आपका ये जो डिफरेंटली एबल, इन सब की मेरिट होती है. तो ये है. दूसरा क्या है कि सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनती है इसमें. जैसे ये जरूरी है कि सोशल साइंस की मेरिट कुछ और होगी, साइंस की कुछ और मेरिट होगी, और ये डिपेंड ये भी करता है कि किसी स्ट्रीम में कितनी सीटें हैं. जी सर, जी. थैंक यू सर. थैंक यू सर. प्लीज बेटा अपना प्रश्न पूछिए. सर माय नेम इज दीपक. सर ये पूछना था सर, आफ्टर ग्रेजुएशन बीएड और मास्टर्स में दोनों में से कौन सा बेटर रहता है, या दोनों प्रेफरेंस किसको ज्यादा देनी चाहिए, बीएड या मास्टर्स में से किसको? देखो ऐसा है कि ये आपकी जरूरत के पर डिपेंड करता है. अगर आपको लगता है कि आप जल्दी सेटल होना चाहते हैं तो बीए के बाद बीएड कर सकते हैं और आप टीचिंग लाइन ज्वाइन कर सकते हैं और बाद में आप एमए कर सकते हैं. एक दूसरा तरीका ये है कि आप सीधा एमए करें और उसके बाद आप बीएड करें, तो फिर आप टीचिंग लाइन में आ सकते हैं. अगर आप एमए की बात करते हैं तो आपके पास में प्राइमरी टीचर से लेके और पीजीटी तक की अपॉर्चुनिटी होती है. आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो केवल आप टीजीटी, प्राइमरी टीचर
के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये अंतर है सर। यस सर। सर जल्दी के लिए तो फिर ये थी, अब वो वाला लंबा प्रोसेस हो जाएगा। नहीं, कोई लंबा नहीं होता है। पीजी के बाद में आप सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है, आप पीजी करने के बाद में तुरंत आपको पीजीटी मिल जाए, ये भी तो हो सकता है ना। यस सर, हाँ ये तो है। वो गवर्नमेंट वैकेंसी के ऊपर बात है, कब निकले कब नहीं। नहीं निकलती, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। डीएसएस भी कराता है आपका, केंद्रीय विद्यालय में 1000 के ज्यादा वैकेंसी हर साल निकलती हैं। आपका जो डाइट है वहाँ डीएसएस भी उसके थ्रू मोर देन 1000 वैकेंसीज ईयरली आती हैं। तो ये तो फिक्स है, इतनी तो आती हैं। केवी हर साल ही 1000 के आसपास 800 1000 900 इस तरह की वैकेंसीज निकालता है। तो सर एक क्वेश्चन और। हाँ यस सर अभी मैं फिलहाल एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी बीकॉम भी मेरा क्लियर नहीं हुआ है। तो सर ये पूछ रहा था, जैसे इसके साथ में कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना सही है या फिर ब्रेक डाल के 1 साल का ड्रॉप करके इसी को करें अभी प्रिपरेशन ही? नहीं, मैं अभी दोबारा से पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं हम। सर मैं अभी एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो मैं सोच रहा हूँ, हाँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो सर जैसे इसके साथ में मैं कोई शॉर्ट टर्म कोर्स भी करूँ या फिर केवल इसी पे प्रिपरेशन को अभी प्रेफरेंस दूं और फिर बाद में खुद स्टार्ट करूँ, वो ठीक है? या फिर बी ऑप्शन के लिए अभी से प्रिपेयर करता रहूं साथ में? देखिए, बीए के साथ में आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ कर सकते हैं आप, उसमें कोई अलग से करने की आवश्यकता नहीं है आपको। और दूसरा ये है कि जब आप ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, तो आप 3rd ईयर में आपको एक मौका मिलता है कि आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठे। इसका मतलब है कि जब आपको फाइनल ईयर में बैठना है एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप 2nd ईयर के बाद उसकी तैयारी शुरू कर दें या 3rd ईयर में शुरू कर दें। सर तैयारी तो शुरू है, मतलब मैं पूछ रहा हूँ शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहिए? जैसे अब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, मई में फाइनल हो जाएगा, तो प्रिपरेशन के साथ साथ कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप सजेस्ट कर दीजिए जो साथ में हो जाए, एक सीवी के लिए वर्क कर जाएगा। नहीं, उस तरह का तो नहीं, लेकिन आप ये है कि जैसे मई में आपका अगर फाइनल ईयर है तो आप बीएड में जा सकते हैं। और अगर आप दूसरी जगह काम करना, दूसरी जगह अगर अपॉर्चुनिटी, जैसे आपने एसएससी किया, उसे भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बेस पर ही जो है एसएससी एग्जाम देती है, एसएससी और यूपीएससी। तो आप दोनों जगह एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो शॉर्ट टर्म कोर्स ऐसा जो आपको इसमें हेल्प करे, इस तरह का तो मैं कोई नहीं बता पाऊंगा आपको कि आप एक्चुअल आप करना क्या चाहते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप पहले ये डिसाइड करें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, यानी सर वो जाना तो फिक्स है कि एसएससी ही करनी है, पर फिर भी एक बी ऑप्शन के लिए मैं सोच रहा था कि अगर नहीं होता कुछ टाइम में तो फिर उसके लिए कहीं और दो हो जाए, प्राइवेट सेक्टर में ही हो जाए फिर। तो उसके लिए आप दूसरे तरह के बहुत सारे, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने स्टेनो का पूछा था, एक आप इसमें एचआर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कोर्स है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्स हैं, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, इग्नो में काफी हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? मृत्युंजय जी, मृत्युंजय आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बेटा। मृत्युंजय, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। योर वॉइस इज नॉट क्लियर मृत्युंजय। प्लीज मोहित शर्मा, मोहित यू हैव रेज्ड योर हैंड। मोहित, यस सर। प्लीज मोहित पूछिए क्या क्वेश्चन, पूछिए अपना प्रश्न पूछिए जल्दी। मैं स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर। मुझे 11th और 12th में मतलब हिस्ट्री का टीचर बनना है, लेक्चरर, तो मुझे क्या करना चाहिए? मोहित, बहुत क्लियर नहीं हुआ आपका क्वेश्चन ना। सर मतलब हिस्ट्री प्लस पोल साइंस का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर है। सर ये पूछना चाहे, मैं फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं पॉलिटिकल साइंस का अगर टीचर बनना चाहता हूँ 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए, तो मुझे क्या करना होगा? आपको एमए पॉलिटिकल साइंस करना होगा पहले, और उसके साथ साथ आप अगर आफ्टर ग्रेजुएशन या बीए के बाद या एमए के बाद में अगर आप बीएड कर लेंगे तो तब आप 11वीं 12वीं पढ़ाने के लिए टीचर बनेंगे। तो अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है आपका तो एमए पॉलिटिकल साइंस करें आप,
या एमए बीए के बाद में बीएड कर लें और फिर एमए कर लें, लेकिन एमए करने के बाद ही आप 11वीं 12वीं के पढ़ाने वाले टीचर बन सकते हैं। जी सर, जी सर। सर इस चीज पे मेरा एक क्वेश्चन है। मोहम्मद शाद, प्लीज पूछिए शाद अपना क्वेश्चन सर से। जी सर, इसी पे क्वेश्चन था कि मतलब 11-12 स्टैंडर्ड के लिए हमें लेक्चरर मींस टीचर बनना है, तो उसके लिए मतलब बीएड करना जरूरी है या एमए से काम चल जाएगा? मैंने बताया था कि अगर आप 10वीं क्लास से लेके और एमए तक अगर आपके फर्स्ट क्लास है यानी कि 60% या उससे अधिक नंबर हैं, तो आप बिना बीएड के भी डायरेक्ट पीजीटी लग सकते हैं। उस कंडीशन में आपको 3 साल के अंदर अंदर बीएड करनी होती है। ये मैं केंद्रीय विद्यालय और बाकी जगह रिक्रूटमेंट की जो एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इन केस अगर आपका 10th से और एमए के बीच में अगर आपका कहीं पे 2nd डिवीजन रह गया है, तो उस कंडीशन में आपको बीएड करना जरूरी है। थैंक यू सर। सर जी, इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे अभी काफी डिबेट है और ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि इसमें, क्योंकि इसमें जो मेरी समझ है वो ये है कि इसमें अभी ये कहा गया है कि एक बच्चे को 70 क्रेडिट चाहिए, ठीक है ना, और वो 70 पास होने के लिए, और 70 क्रेडिट जो है वो किसी कोर्स से कहीं से भी ले सकता है जो भी उसके चॉइस के सब्जेक्ट्स हैं। तो अभी ये पूरी तरह से जब आएगा तो तभी इसकी क्लैरिटी जो है आएगी कि इसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं और किस तरह से ये हायर एजुकेशन में और सेकेंडरी लेवल पे काम करेंगे।